अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 12 शेयर करने वाला हूं, जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग सर्विसेज है। इस प्रीवियस जितने मैंने वीक्स हैं, वीक नंबर 7 से 11 तक वो बना के अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं, अब हम और सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो एल ऐप या डिफरेंट सर्विसेज हमने देखी थी। अब हम फ़ाइल शेयरिंग के सर्वर पे या इंटरनेट पे हम फाइल शेयर करने के लिए क्या क्या सर्विसेज हमारे पास मौजूद होती हैं या प्रोटोकॉल मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं। फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी कवर्ड। पहले NFS नेटवर्क के ऊपर जो फाइल शेयरिंग का सिस्टम होता है वो है NFS है, SMB, CIFF, FS है, और ये FTP बहुत कॉमन है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम बहुत यूज़ करते हैं। SCP सर्विसेज, ये 4 सर्विसेज हैं डिफरेंट, कि फ़ाइल को इंटरनेट पे सर्वर टू सर्वर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, शेयर कैसे किया जाता है, या फाइल को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। पहले है जी NFS सर्विस एंड नेटवर्क फाइल सिस्टम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1984। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। NFS जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, यानी अलग अलग एक क्लाइंट है, उसका अलग सिस्टम होगा, उसका अलग फाइल सिस्टम होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग, लेकिन वो कनेक्ट एक सेम नेटवर्क से हैं, जो कि सेम नेटवर्क एक सर्वर से कनेक्ट है, और वही सेम नेटवर्क स्टोरेज से भी कनेक्ट है। यानी आपकी जो डाटाबेस है वो स्टोरेज में पड़ा है। NFS सर्वर जो बीच में जो आपके नेटवर्क से कनेक्ट है, वो आपको भी इंफॉर्मेशन देता है, दूसरे को भी, तीसरे को भी। डाटा एक NFS क्लाइंट है, दूसरे को सेंड करना है तो वो पहले नेटवर्क में जाएगा, एंड नेटवर्क जो है NFS सर्वर को बताएगा, NFS सर्वर चेक करेगा स्टोरेज में, अगर वो होगा तो वो दूसरे को भेज देगा, ठीक है। वो स्टोरेज कोई भी हो सकती है, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती है, वो कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। सर्वर टू सर्वर है, क्लाइंट टू क्लाइंट है। नेटवर्क से किसी आपने कोई गेम डाउनलोड करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जैसे LMS से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें अगर ये सिस्टम यूज़ हो रहा है तो वो नेटवर्क फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड इसे इसलिए कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड में सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इट अलाउ यूज़र on a computer system to access file over computer network much like a local storage is access. It uses a open network computing remote procedure call. ये भी आपने याद कर लीजिएगा, और ये पूरा याद कीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अब लिनक्स फाइल सिस्टम की तरफ हम इसके बाद चलते हैं कि लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको थॉरली नहीं बताऊंगा, यानी मैं ये रीड नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें, मैं काफ़ी चीज़ें गुजार दूंगा इसमें। सिर्फ मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। स्लैश रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी, सबसे पहले होती है रूट डायरेक्टरी। जैसे आपका होता है ना दिस कंप्यूटर या माई PC, माई कंप्यूटर होता है आपका, तो इस तरह लिनक्स में रूट को हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सीधी स्लैश। इसके बाद होता है बिन, ETC टेम्परेरी यूज़र। यूज़र में सारे यूज़र्स पड़े होते हैं, जैसे यूज़र्स ये पड़ा है, इसके अंदर प्रोजेक्ट, बाकी पैकेजेस, माउंट पॉइंट यानी वॉल्यूम, रूट, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट आपने जो पैकेजेस, आपने जो प्रोजेक्ट आपने लिनक्स पे कर रहे होंगे, वो सारा पड़ा होता है यूज़र्स का। उसके बाद ETC बिन टेम्परेरी, TMP से आप समझ रहे हैं कि टेम्परेरी फाइल ही, बिल्कुल वहाँ टेम्परेरी फाइल ही पड़ी होंगी। ETC और बिन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी होती है। बिन के अंदर तो कमांड होती है, जैसे LS और SH उसने लिखा हुआ है, इसके अंदर आपकी कमांड्स की जो पीछे उसके होती है, यानी आपने LS की कमांड है वो कैसे काम करती है, उसके पीछे जो कोड लिखा हुआ वो इसके अंदर बिन में इसकी फ़ाइल DLL फाइल्स पड़ी होती हैं। ETC में आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स आपने बाज़ वक़्त पीछे देखा भी होगा। /etc हम करते थे तो फ़लाँ फोल्डर और फ़लाँ फाइल में चले जाते हैं। तो मेन उसके अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल होती हैं आपके ETC के फ़ोल्डर के अंदर ही होती हैं। अच्छा, इसको मैं आगे गुजार देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। वर्चुअल फाइल, अब VFS की तरफ हम जा रहे हैं। सन माइक्रो इंट्रोड्यूस अ वर्चुअल फाइल इंटरफेस टू accommodate diverse, तो VFS allow diverse specific file system to coexist in a file tree isolated, यानी अब ये वर्चुअल फाइल सिस्टम एक बीच में इसमें आ गया कि NFS और
बाकी फ़ाइल सिस्टम के दरमियान में ये वर्चुअल फ़ाइल सिस्टम बीच में एग्जिस्ट करता है। VFS एन इंटरनल कर्नल रीस्ट्रक्चरिंग विद नो इफेक्ट ऑन सिस्टम इंटरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट विद डायनामिक मेथड बाइंडिंग यूज़ होती है, जो कि टाइप इन C में यूज़ होती है। ठीक है, अब आई नोड्स और वी नोड्स क्या? आई नोड्स जो होते हैं आपके फ़ाइल है, जितनी फ़ाइलें इस वक्त आपके सर्वर पे पड़ी हुई हैं उसको आई नोड्स कहते हैं। देयर इज़ वन ऑफ ईच ऑफ दीज फिजिकल फाइल हैज़ बीन ओपनड। अब तीन चीज़ें इसके अंदर मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आई नोड्स क्या होते हैं। यानी देयर इज़ अ वन ऑफ दीज फॉर ईच फाइल ऑन द डिस्क। हर फाइल को हम जो भी आपकी डिस्क पे पड़ी है उसको आई नोड बोलते हैं। ये फिज़िकल फाइल तो हैड बीन ओपन। वी नोड्स होते हैं जो ओपन फाइल है, जो आपने जैसे अभी इस वक्त मेरे PDF फाइल, पावर पॉइंट और डिफरेंट आप देख रहे हैं ओपन है इस वक्त। तो इसका मतलब ये वी नोड्स हैं, और जो मेरे सिस्टम में फ़ाइल जो पड़ी हुई हैं सारी की सारी वो आई नोड्स हैं। फाइल टेबल एंट्री क्या होता है? फॉर ईच फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर यूज़र देयर इज़ अ टेबल एंट्री। इट contain the information like a current LC pointer and a pointer to V node। यानी एक फ़ाइल टेबल एंट्री होता है सिस्टम के अंदर। जैसे इस वक्त एक फ़ाइल टेबल मेरा खुला होगा, लिखा होगा फ़ाइल टेबल कि एक PDF फाइल ओपन है, बल्कि दो PDF फाइल ओपन है मेरे पास। एक ये जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, एक साथ वाली PDF फाइल है, और फिर पावर पॉइंट फाइल है, फिर मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, मेरा एक फ़ोल्डर ओपन है। तो फाइल एंट्री टेबल के अंदर ये लिखा होगा। जब जब हम उसे ओपन करेंगे, जो जो चीज़ें ओपन करते जाएंगे वो सारा रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाएगा। ये आपने फाइल हैंडलिंग के अंदर C में पढ़ा भी होगा ये चीज़। लेकिन ये आई नोड और वी नोड ये सर्वर के ऊपर नई चीज़ होती है। सर्वर के ऊपर जितनी फाइलें पड़ी होती हैं वो आई नोड्स हैं, दोबारा मैं बता दूँ, और वी नोड जो ओपन है वो वी नोड्स होते हैं। ठीक है, इन VFS फ्रेमवर्क एवरी फाइल और डायरेक्टरी इन एन एक्टिव यूज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी नोड ऑब्जेक्ट इन कर्नल मेमोरी। फ्रेमवर्क में हर फाइल और डायरेक्टरी एक्टिव यूज इज रिप्रेजेंट वी नोड ऑब्जेक्ट इन कर्नल। वही बात है, जो फाइल एक्टिव होगी वह सारों को वी नोड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, वी नोड के एट्रीब्यूट याद कर लें। जेनेरिक ऑपरेशन, डायरेक्टरी ऑपरेशन, फाइल्स ऑपरेशन, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनके यूज़ नहीं पढ़ने हमने यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी कैश है, इसको भी मैं पास आउट कर रहा हूँ। path name transversal, when a path name is passed an argument to system call, the system layer must convert it to v node। यानी जब पाथ नेम को हम पास करते हैं आर्गूमेंट के तौर पे, तो सिस्टम लेयर मस्ट कन्वर्ट इट टू वी नोड बना देता है। सिर्फ इतनी याद करें, बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज़ है। NFS के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ओरिजिनली ये UDP ट्रांसपोर्ट फॉर लो एंड ओवरहेड के लिए UDP प्रोटोकॉल आपने पढ़ा हुआ है। Maximum IP packet size was increased to match the FS block size, allow send receive of entire file block। या maximum IP packet जो है वो increase to match FS block को मैच करने के लिए some implementation NFS also use TCP as transport। TCP भी यूज़ करता है, ये UDP और TCP दोनों ही यूज़ करता है। The NFS protocol is a set of message format and type। क्लाइंट इशू अ रिक्वेस्ट मैसेज फॉर सर्विस ऑपरेशन के लिए अगर रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर होम रिक्वेस्ट ऑपरेशन, एंड रिटर्न अ रिप्लाई मैसेज विद द स्टेटस एंड परहैप्स रिक्वेस्ट डाटा। और फिर वो जो है वो सर्वर जो है रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो है वो परफॉर्म करता है रिक्वेस्टेड ऑपरेशन को, एंड रिटर्न अ रिप्लाई मैसेज विद द स्टेटस कि वो रिक्वेस्टेड डाटा आ चुका है। नेटवर्क ब्लॉक स्टोरेज, वन अप्रोच टू स्केलेबल स्टोरेज is to attach the raw block data to the network। Abstraction, dedicated storage area network, shared access, volume based administration tool, ये भी आप याद कर लीजिए। इनकी सारी जितनी एग्जांपल्स हैं इनको भी याद करें, ये पेपर में पूछी जाती है। ये नेटवर्क ब्लॉक का मतलब ये है कि ब्लॉक्स डिफरेंट बनाकर उसके नेटवर्क में अंदर जो है ना स्टोरेज के, उनको इकट्ठे जो है वो अटैच कर दिया जाता है, उसको नेटवर्क ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। कॉल्ड अ रॉ और ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ जस्ट सैन भी कहा जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि सैन प्रोटोकॉल भी हमने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, सॉरी सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये हमने बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, बाद में हमने पढ़ना है। पहले नेटवर्क अटैच स्टोरेज हम पढ़ लेते हैं। इन वन और मोर डेडिकेटेड फाइल सिस्टम और स्टोरेज डिवाइसेस आर मेड अवेलेबल इन लैन। लैन के ऊपर ये
स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। देयरफॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा पर्टिकुलर फॉर बैकअप स्टिल टेक प्लेस ओवर एग्जिस्टिंग लैन के ऊपर ट्रांसफ़र डाटा जो है ये लैन के अंदर टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। और सैन जो है नेटवर्क विच प्रोवाइड एन एक्सेस टू calculate block level data storage. SANs are primarily used to access the data storage device like a disk, arrays and a tape library from servers so that the devices appear to built-in system as a direct attached storage. ये डैश और इसकी इमेज आप देख लें ज़रा थोड़ा सा गौर से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। डैश में सिंपल एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर फाइल सिस्टम है और वो स्टोरेज है। ये लैन पे जो है वो ये भी डैश भी यूज़ होता है। फिर आपका नेस जो है जिसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क प्योरली यूज़ होता है, वो बीच में जब पहले जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर फाइल सिस्टम है, फिर स्टोरेज है। इसी तरह जो सैन है उसके अंदर पहले कंप्यूटर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है, फिर उसके बाद फाइल सिस्टम है, और फिर जो है FCNC ये यूज़ होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इमेज के ऊपर, ये देखें FCNGBE, और फिर स्टोरेज यूज़ होती है। ठीक है, ये इसमें बस डिफरेंस है तीनों के अंदर, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ बेटर, पढ़ लीजिएगा इसको। मेरा ख्याल है NAS ही ज़्यादा बेहतर होता है उससे सैन से। अच्छा, आगे हम चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्टोरेज, रिलेशनल डाटाबेस, IBM and Oracle such table translate query language, file system such as hierarchical name with ACL, block storage such as SAN। यानी अब्स्ट्रैक्शन होता है कि उसको अलग अलग किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट किया जाए कि जो आपका ट्रांजैक्शन होना है, टेबल होनी है, क्वेरी लैंग्वेज, इन तीनों को अलग किया जाए। persist objects such as pointer structure require transaction of an object storage। ये अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। पहले हम रिमोट प्रोसीजनल कॉल को पढ़ लेते हैं। रिमोट प्रोसीजनल कॉल इज़ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ फॉर क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हम रिमोट प्रोसीजनल कॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लाइंट मशीन फंक्शन स्टब RCB, और सर्वर पे भी RPC स्टब और फंक्शन यूज़ हुआ होता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम यहाँ से जब भेजते हैं वो आपस में सर्वर मशीन के ऊपर कम्युनिकेट करता है रिमोट प्रोसीजनल कॉल के अंदर। अब वर्चुअल फाइल सिस्टम आ गया, VFS। और अ वर्चुअल फाइल इज स्विच इन एन एब्स्ट्रैक्ट लेयर ऑन विच टॉप ऑफ द मोर कंक्रीट फाइल सिस्टम। मोर कंक्रीट फाइल सिस्टम के दरमियान में ये पड़ा होता है वर्चुअल फाइल सिस्टम, ताकि आपको इट अलाउ क्लाइंट एप्लीकेशन टू एक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट फाइल सिस्टम इन ए यूनिफॉर्म वे के अंदर। इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या करता है। ये अलाउ करता है क्लाइंट एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट फाइल सिस्टम यूनिफॉर्म वे के अंदर। NFS ये फिर उसकी बाकी डिटेल मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ, उसको आप रीड कर लीजिएगा। स्टेटलेस बिहेवियर, सर्वर रीस्टार्ट, कनेक्शन, इसको आप रीड आउट कीजिएगा, मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ। इसका वर्जन 3 भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर वर्जन 3 एड्स अ न्यू कमेंट ऑपरेशन टू गो विद सिंक राइट, यानी जो सिंक्रोनस राइट प्रॉब्लम जो है वो V3 में आ रही, पहले NFS में आ रही थी, तो हमने V3 के अंदर आज सिंक्रोनस राइट ऑपरेशन ऐड कर दिए सिंक्रोनस, ताकि वो इसको ओवरकम कर सके। बस ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 4 वर्जन आया जो स्टेटलेस फुलनेस है, फिर बाइट रेंज लॉकिंग एंड शेयर मोड्स है, फिर कंपाउंड रिक्वेस्ट फॉर्मेट है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, NFS को हम लिनक्स पे इंस्टॉल करने का सारा सिस्टम, ये कमांड्स हैं, ये फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। इसको आप बगैर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आ सकती। तो कमांड्स तो उन्होंने सारी आपको मेंशन की हैं, आपको इसीलिए स्लाइड्स बहुत अच्छी, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके अंदर देखें आपको एक एक चीज़ की कमांड और एक एक चीज़ आपको बताई गई है। तो आप इन कमांड्स को रन करें तो फिर ही आपको पता चलेगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन करके कि एक्चुअली ये काम करता भी है या नहीं। SMB सर्विस, उसके बाद दूसरी सर्विस है SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक। इस क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्स सच एज फाइल, प्रिंटर एंड सीरियल इंटरफेस एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क प्रोसेसेस। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है जब हम प्रिंटर, सीरियल इंटरफेस, कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क अंदर जो बाकी एप्लीकेशन है, जैसे आपने प्रिंट की कमांड नेटवर्क में देनी होती है, कोई आपका जो प्रिंटर आपका अटैच हो वायरलेस या
आपका कोई स्कैनर हो इस तरह, तो इस उसके अंदर ये हमारा सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उसके बाद SMB वाज फॉर्मली जो हम उसको कहते थे पहले वो CIFS कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, दैट्स एन ओल्ड वर्जन ऑफ SMB प्रोटोकॉल विच वाज डीकमीशन्ड बिकॉज इट वाज इनएफिशिएंट एंड सेवरल सिक्योरिटी फ्लॉज थे। इस वजह से ये क्वेश्चन भी आया था एक दफ़ा, मैंने देखा हुआ पास पेपर के अंदर कि CIFS जो है वो क्यों जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, क्यों डिकमीशन कर दिया गया था, क्योंकि ये इनएफिशिएंट था और इसके अंदर सिक्योरिटी फ्लॉज थे। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। SMB के डिफरेंट वेरिएंट उसी तरह जैसे हमने उसके पढ़े हैं, स्पॉटेड OS ये भी पूछे जा सकते हैं। SMB सिक्योरिटी थ्रेट्स, मैं इनको पास ऑन कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ये रीड करने वाली इसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है FTP सर्विस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अलाउ इंस्टॉल एंड ट्रांसफ़र फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह। FTP ऑन करती है अपाची। रिक्वायर्ड FTP सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल ऑन बोथ मशीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग फाइल, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन आर अवेलेबल, सम आर पेड एंड सम आर फ्री टू यूज। यानी ये FTP का जो सॉफ्टवेयर होता है, एक मैं आपको बता देता हूँ, फाइलज़िला। ठीक है, फाइलज़िला के थ्रू आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो यूज़ होता है जब आपने सर्वर टू सर्वर आपने ट्रांसफ़र करना हो, या तो सर्वर से आपने अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना हो, या कंप्यूटर से सर्वर में करना हो, या सर्वर से सर्वर ट्रांसफ़र करना हो, तब आप FTP भी फाइलज़िला का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें FTP यूज़ होता है। ठीक है, हिस्ट्री है, फिर प्रोसीजर टू यूज़ वो देखें, सर्वर एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है वो सारी बातें जो मैं आपको जो मैं बता देता हूँ, वही बातें सारी इधर लिखी होती हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, फिर एडवांटेजेस कैन बी यूज़, किसी वक्त भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि सर्वर तो हर टाइम अप है। ईज़ी टू इंस्टॉल ऑन मशीन्स, आप फाइलज़िला को, मैं अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फाइलज़िला को आप डाउनलोड करके उसको लिनक्स पे कीजिएगा, विंडोज़ पे नहीं आपने इसको करना, ये ताकि आपको पता चले। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये सिर्फ लिनक्स पे या यूनिक्स पे यूज़ होता है, नॉट कंपेटेबल विद एवरी सिस्टम एंड लैक सपोर्ट, ASCII मोड एंड बाइनरी आर यूज इन डिफरेंट। वही मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि वो लिनक्स में आप यूज़ करें क्योंकि ये विंडोज़ में इतना अच्छा काम नहीं करता, ज़्यादा लिनक्स के ऊपर ही काम करता है। द प्रॉब्लम FTP जो है रिजॉल्व करता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। FTP का कनेक्शन, FTP यूजेज सर्विस ऑफ TCP ही यूज़ करता है। ठीक है, द वेल नॉन 21 पोर्ट है फॉर कंट्रोल कनेक्शन, द वेल नॉन पोर्ट फॉर 20 फॉर डाटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन के लिए 21 और डाटा कनेक्शन के लिए 20 पोर्ट है। इसकी पोर्ट ज़रूर याद रखिएगा ताकि ये पेपर में मैं आपको MCQs में जो है वो पूछी जाती है कि FTP की जो कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट क्या है और डाटा कनेक्शन पोर्ट क्या है। FTP कनेक्शन का सेटअप जो है वो जब 21 पास ओपन होती है तो वो उसको रिक्वेस्ट जो है आप पोर्ट के थ्रू कराते हो। सर्वर का IP एड्रेस, होस्ट नेम यानी उसकी डोमेन नेम, और आपने पोर्ट नंबर देनी होती है। 3 चीज़ें आपने देनी होती है तो फिर आपका सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसका कनेक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं, डाटा कनेक्शन, और ये आप इसको रीड आउट इस तरह कर लीजिएगा। पेपर में पूछा तो जा सकता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं, तो इसलिए ज़रा इसको थोड़ा सा थॉरली रीड कर लीजिएगा। वो बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि वो क्या, ये काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, कनेक्शन कमांड आर यूज टू मॉनिटर डिस्कनेक्ट सेशन बिटवीन क्लाइंट यूज़र स्पेसिफाई यूज़र ID यूज टू स्पेसिफाई पासवर्ड। सॉरी, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि जब आप होस्ट नेम लिखेंगे तो उसके साथ आपका पासवर्ड भी होगा। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन यूज टू रीइनिशिएट लॉग आउट ऑफ सिस्टम अबाउट लास्ट कमांड। अब इसको 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर तो आप लिनक्स में यूज़ करते हैं तो लिनक्स में आप इसको कमांड लाइन के थ्रू यूज़ करोगे, कमांड लिख के। अगर आप उसका विंडोज़ में यूज़ करोगे तो वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़ करोगे, फाइलज़िला या और भी कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं FTP को यूज़ करने के, आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं तो जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप उसको जो है वो सारी चीज़ें कमांड लाइन के थ्रू, लॉग आउट भी जो आपने अबॉर्ट करना है इसका सेशन, ये सारा जो है वो आपने कमांड से थ्रू करना है।
तो ये अगर आप इसको सीखना चाहते हो, इसके ऊपर काम करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस जब तक खुद परफॉर्म नहीं करोगे आपको सही है कभी भी आप इसको सीख नहीं सकते हैं। पढ़ के तो आप ये स्टेप बता दोगे, यूज़र है, पास है, काउंट है, एन है, क्विट है, बोर्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कनेक्शन कमांड, अब ये लिख दोगे। लेकिन एक्चुअल में कैसे हो रहा है जब तक आप करके नहीं देखोगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी कमांड यूज टू मैनिपुलेट डाटा रिलेटेड ऑपरेशन, चेंज डायरेक्टरी, CWB, CW, गो टू, डिलीट अ फाइल, लिस्ट, MKD, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी के लिए होती है, PWB करंट डायरेक्टरी को शो कराने के लिए। बाकी ये कमांड्स को भी याद कर लें, हो सकता है कि आपको ये पेपर में कमांड भी पूछी जाए, सारी भी पूछी जा सकती हैं, कोई दो भी पूछ सकता है कि डाटा एक्सचेंज रिलेटेड कमांड्स क्या हैं। फिर डाटा टाइप्स एंड पोर्ट टाइप, और ये भी आप इनको भी याद कर लें। स्पेसिफिक डिजिटल पोर्ट है, सर्वर टू सिलेक्ट अ पोर्ट, सर्वर खुद सिलेक्ट करता है पोर्ट जो है। दिस कमांड आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप एंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र रिलेटेड जो है, ट्रांसफ़र रिलेटेड जो पोर्ट्स हैं, जो आपकी कमांड्स हैं, इनको भी आप ज़रूर इसको याद कीजिएगा, पेपर में आएंगी तो ज़रूर। मैं आपको ये चीज़ मस्ट कहता हूँ कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है, या MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ये देख लें सारे, इनमें से कुछ रिस्पॉन्सेज भी आप याद कर लीजिएगा कि जब आप कोई कमांड आप एंटर करते हो तो इनिशियल रिप्लाइज़ क्या आते हैं, कंप्लीशन रिप्लाइज़ में क्या आते हैं, इमीडिएट रिप्लाई क्या आते हैं, ट्रांसलेटिव। आप इस चीज़ को रट्टा तो मार सकते हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप एक्चुअल में देखोगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी लिनक्स पे, जब तक आप करोगे नहीं इसको। फिर TFTP, there are occasions when we need to simply copy a file without the need for all of the feature of FTP। सिंपली जब आपने कॉपी करना होता है फाइल को विदाउट नीड ऑफ ऑल फीचर, तो हम TFTP यूज़ करते हैं। Diskless workstation or router is booted, we need to download the bootstrap and configuration files। जब diskless workstation हो हमारे पास और राउटर इज़ बूटेड, राउटर को बूट कर चुके हैं, तो हम bootstrap को डाउनलोड करना हो कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता है, FTP ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन आप जब सर्वर इन्वायरमेंट में होते हो तो आपको कुछ भी सब कुछ आना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल, सर्विसेज, रूल्स पता होने चाहिए कि भाई जो, ताकि आपको कहीं आप फंस जाते हो तो आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशन टूल्स मौजूद होने चाहिए। TFTP यूजेस द सर्विस ऑफ UDP ऑन वेल नॉन पोर्ट, ये 69 पोर्ट यूज़ करता है, इसको भी याद कर लें, हो सकता है MCQs में आपसे पूछा जाए। ये एरर मैसेजेस, ये मैंने एक दफ़ा देखा था पास पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था TFTP एरर मैसेजेस का, ठीक है। तो ये आप एरर मैसेजेस के याद कर लें, ये 7-8 हैं, ये 0 से लेकर 7 तक, तो ये भी पेपर में आ जाता है। कनेक्शन प्रोसीजर, क्लाइंट सर्वर का ASCII जो है वो यूज़ करता है, AC के बीच में यूज़ करता है। स्टोरिंग फाइल ऑन सर्वर, रीडिंग ऑन फाइल ऑन सर्वर का जो है ये प्रोसेस है। फिर UDP पोर्ट नंबर यूज़ बाय TFTP मैंने बताया 69, और TCP जो है वो उसकी पोर्ट जो है वो ये यूज़ होती है जब क्लाइंट पे होता है, जो सर्वर साइड पे है वो फिर ये यूज़ होती है। लेकिन एक्टिव ओपन, पैसिव ओपन के टाइम पर ये यूज़ होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी पेपर में पूछा है, पेपर में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगी ये चीज़ ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि कोई डायग्राम आ जाएगी पेपर में डायग्राम नहीं आती कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं ज़्यादातर इसके डीप नहीं गया इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े हैं। 4 मेजर जो है वो फाइल सिस्टम, आपको जो सर्विसेज जो हैं बेसिकली फाइल सिस्टम भी हैं, और ये प्रोटोकॉल भी हैं, सर्विसेज भी हैं, वो आपको पढ़ाई गई हैं ताकि आप जो है वो इनको आपके पता आपको चल जाए। बीइंग एन IT सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये पता होना चाहिए इन सर्विसेज के बारे में, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।